नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता किस प्रकार के कार्य करती है। इससे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र को समझा, उसके विभिन्न घटकों कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत की कि किस प्रकार से उसके विभिन्न घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हुए इस पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्रियाशील रखते हैं। आज हम जानेंगे कि ये जो इकोसिस्टम है उसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से चलती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है ऊर्जा के प्रवाह पर, कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस प्रकार से चलता है। हमने जब विभिन्न घटकों के बारे में बातचीत की तब हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक पक्षी होता है या एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है। कि सबसे पहले हम हरे पौधों के अंतर्गत ऊर्जा जो होती है वो शाकाहारियों के अंतर्गत पहुंचती है, और जो शाकाहारी होते हैं उनसे वह ऊर्जा मांसाहारियों के रूप में, और मांसाहारियों के बाद वो अपघटक जो होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं उनके पास पहुंचती है। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्गों का अनुसरण न करते हुए वह एक दिशा के मार्ग से अनडायरेक्शनल पाथ का अनुसरण करती है। लेकिन जब हम दूसरे पदार्थों का बातचीत करें तो वो चक्रीय मार्गों से पहुंचते हैं, यानी किसी एक माध्यम से उससे ठीक उच्चतर मार्ग या उच्चतर श्रेणी के उपभोक्ता पर न पहुंचकर वह एक चक्रीय मार्ग से विभिन्न जो उपभोक्ता हैं उनके पास ऊर्जा पहुंचती है। इस ऊर्जा के प्रतिरूप यानी पैटर्न तथा प्रवाह को ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम्स होते हैं वो वर्क करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि जो स्थिर द्रव्यमान होते हैं उस तंत्र में न तो ऊर्जा का सृजन होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है और इसका स्थान भी बदल सकता है, और इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यानी न तो ऊर्जा को बनाया जाता है और न ही ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा तो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक रूप से दूसरे रूप में पहुंचती है, यानी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसी कारण इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का इनपुट होता है, ऊर्जा का निवेश होता है, हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें उसका एक आउटपुट भी प्राप्त होता है। जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। इसका यानी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका दूसरा नियम कहता है कि जब कार्य संपादित होता है, यानी एक इकोसिस्टम वर्क करता है, तो ऊर्जा का कुछ भाग विसरित हो जाता है, डिस्पिटेशन हो जाता है या डिस्प्रेशन हो जाता है। अर्थात जब एक ऊर्जा या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी, यानी ऊर्जा जो प्राथमिक उपभोक्ता के पास है या उत्पादक के पास है वह उसके दूसरे स्तर पर पहुंचेगी, यानी उसका जो स्थानांतरण होगा उसके तथा एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तन होगा तो ऊर्जा का कुछ भाग विसरित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं कि ऊर्जा नष्ट हो रही है, उसका कुछ भाग विसरित हो जाता है, यानी वहां पर ऊर्जा की कुछ मात्रा डिस्पिटेट हो जाती है और वह उस नेक्स्ट वाले तंत्र को सुलभ नहीं हो पाती है।
इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब ऊर्जा एक माध्यम से, मान लीजिए एक माध्यम ए है, ए से ये ऊर्जा दूसरे माध्यम यानी बी तक पहुंची है, बी से ये तीसरे माध्यम सी तक पहुंचेगी, लेकिन ये ऊर्जा यहाँ पर न तो नष्ट हो रही है, ना यहाँ पर किसी ऊर्जा का पूर्णतया यहाँ पर उपभोग हो रहा है। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन जो ए के पास जितनी ऊर्जा है उसकी 100% इसको मिलेगी, ये संभव नहीं है। उसका कुछ भाग बिखर जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए कि इसके पास 100% है तो बी के पास भी 100% पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। उसके पास 90 भी पहुंच सकती है, उसके बाद 80% भी ऊर्जा पहुंच सकती है। ऊर्जा का कुछ भाग डिस्प्रेस्ड हो जाता है, बिखर जाता है, वह नष्ट नहीं हो रहा है और न ही अगले भाग को मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से उष्मागतिकी के दोनों जो नियम होते हैं यहाँ पर लागू होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अगर बात करें तो ऊर्जा का ये जो रूपांतरण होता है या स्थानांतरण होता है, तो उसका जो प्रत्येक बिंदु, जैसे कि ए से बी पर पहुंचा, या इसे पोषण स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यानी ए एक पोषण स्तर है, बी दूसरा पोषण स्तर है। जैसे कि एक उत्पादक जो हरे पौधे हैं, उपभोक्ता प्रथम जो शाकाहारी है, उपभोक्ता द्वितीय जो मांसाहारी है, उपभोक्ता तृतीय जो सर्वाहारी है। तो हर एक का एक पोषण स्तर है। उस हर एक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय यानी लॉस तथा विसरण होता है, ऊर्जा बिखरती है। और जितनी ऊर्जा यहाँ पर बिखर रही है या क्षय होता है, वह ऊष्मा के रूप में होता है, यानी वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। यानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, उसका पूर्णतः उपभोग नहीं हुआ, वह ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है और वायुमंडल से वापस कह सकते हैं कि वो अलग अलग माध्यम में पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाला, यानी जितना इनपुट हुआ है उतना जो सौर्य विकिरण है यानी जो इंसुलेशन है, वह ऊर्जा का मूल स्रोत निवेश होता है। यानी इनपुट के रूप में हमें जो ऊर्जा मिलती है, एक इकोसिस्टम को ऊर्जा मिलती है, वह मिलती है सूर्य से। वह इनपुट है। इस इनपुट को हरे पौधे विकिरण सौरिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, विकिरण सौर्य ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इससे वह अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है। हरे पौधे जिस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसका अधिकांश भाग जो होता है उसे वह उष्मा में ऊर्जा में बदल देते हैं, उससे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो पादप समुदाय यानी प्लांट की जो कम्युनिटी है, श्वसन क्रिया द्वारा रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसके माध्यम से वह उष्मा ऊर्जा के अधिकांश भाग को वायुमंडल में क्षय कर लेते हैं, उसका उपभोग करती है, उससे अपना भोजन बनाती है। पौधे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कुछ भाग ही प्रकाश संश्लेषण की विधि से आहार निर्माण में प्रयोग कर पाता है। यानी 100% जो मिला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि 100% का वह उपभोग करके अपने लिए भोजन का निर्माण करेगी, या वो उपचयन और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर घटित होगी। उसमें यहाँ पर उसका कुछ भाग आहार के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा के एक भाग को आहार ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और अपने अंदर संचित कर लेते हैं। और चूंकि ये उत्पादक है, ये पोषण स्तर एक जो उपभोक्ता संख्या एक है, जो शाकाहारी है, वह पोषण स्तर जो है एक के स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों में संचित हो जाती है। यानी उष्मा आपके हरे पौधों में उत्पादकों में संचित हो चुकी है। और इस प्रकार से पोषण स्तर एक जो सबसे पहले इस धरातल से पोषण प्राप्त करता है, वह अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को आहार श्रृंखला यानी जो खाद्य श्रृंखला है उसके पोषण स्तर दो जो कहलाते हैं शाकाहारी जीव,
जो उन हरे पौधों का सेवन करते हैं और उनके लिए ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। यानी पोषण स्तर 1 पर कौन हो गए? हरे पौधे हो गए। इस हरे पौधों ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो प्रकाश की जो सौरिक किरणें थी उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने लिए या अपने अंदर संचित किया, और अपने अंदर जो संचित मात्रा है वह पोषण स्तर संख्या 2 जिसके अंतर्गत शाकाहारी जीव रहेंगे उसके लिए वह ऊर्जा के उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से पोषण स्तर जो 1 होता है वहां से पौधों द्वारा श्वसन के कारण क्षय और विसरण हो जाता है। कुछ भाग जो होता है वह पोषण स्तर 2 जिसके अंतर्गत शाकाहारी को रखा जाता है उसको प्राप्त होता है। ये 10% का एक नियम है जो हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से अल्टर ने कहा कि अगर आपके पास 100 है यानी 100% जो है पौधों के पास जितनी ऊर्जा थी वो अगर 100% मान लेते हैं तो वो 10% जो है वो आगे देगा। यानी इसके पास 100 है तो अगले के पास कितनी पहुंचेगी? केवल 10 पहुंचेगी। इससे अगले वाले स्तर पर केवल 1 पहुंचेगी और उससे अगले वाले में 0.1% देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर 90% जो होता है उपभोग किया गया और बाकी जो बचा 10 जो है आगे वाले को दे दिया। यहाँ पर 9 भाग इसके प्रयोग में लिया गए, 1 भाग को आगे दिया गया। यहाँ पर भी 0.9 प्रयोग में लिए गए और यहाँ पर 1 को आगे भेज दिया गया। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 1 से लगाकर पोषण के अंतिम या उच्चतम स्तर तक ऊर्जा का जो है इस प्रकार से विभाजन या गमन चलता रहता है। जब शाकाहारी जो होते हैं वो पोषण स्तर 1 यानी पौधों से वनस्पतियों से इसको अपने भोजन के रूप में इस ऊर्जा का सेवन करते हैं और आहार के माध्यम से ऊर्जा का अन्य जंतुओं में गमन होता है। शाकाहारियों से ये पहुंच जाएगा मांसाहारियों में। इस प्रकार से ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचता जाता है। शाकाहारी जीवों ने जो ऊर्जा प्राप्त की है वह रासायनिक ऊर्जा जो प्राप्त की है वो जंतुओं के ऊतक यानी टिश्यू और उसके ऑर्गन्स जो है और उसके निर्माण में और संवर्धन में सहायता करती है। यानी इस ऊर्जा का प्रयोग जंतु अपने टिश्यू और अपने ऑर्गन्स को बढ़ाने में, उनको मजबूत बनाने में वो काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से इस रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो श्वसन के द्वारा वायुमंडल में उसको छोड़ देते हैं। कुछ भाग जो होता है यानी 90% तो यूज कर लेते हैं और 10% जो होते हैं वो पोषण स्तर 2 में संचित हो जाता है। और जब पोषण स्तर 2 होता है उसका जो सेवन पोषण स्तर जब 3 करता है जो मांसाहारी होते हैं वह उसके लिए ऊर्जा की उपलब्धि यहाँ पर जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 1 हरे पौधे, पोषण स्तर 2 यानी शाकाहारी, पोषण स्तर 3 यानी मांसाहारी, इस प्रकार से ऊर्जा की जो मात्रा है वो पोषण स्तर 3 में स्थानांतरित हो जाती है। पोषण स्तर 3 जो मांसाहारी होते हैं वहां पर जो इनने ऊर्जा प्राप्त की है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो होता है श्वसन क्रिया में मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो पोषण स्तर 3 के जंतु जो मांसाहारी है उनको कार्य करने के लिए ऊतकों तंतुओं के निर्माण, उसको मजबूत बनाने में या अपने शिकार को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा गतिशील होने के कारण संतान की उत्पत्ति आदि से जितने जो कार्य होते हैं उनमें ऊर्जा की काफी अधिक आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जो पोषण स्तर 3 है यानी जो मांसाहारी है उन मांसाहारियों में जो ऊर्जा होती है वह पोषण स्तर 4 जो सर्वाहारी होती है जिसे ओमनिवोरस कहते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मांसाहारियों को भी खाते हैं, शाकाहारियों को भी खाते हैं और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं पेड़ पौधों का भी सेवन कर लेते हैं, उनके पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार का एक मनुष्य जो है मांसाहारी जीवों का भी सेवन कर लेता है और शाकाहारियों का भी सेवन कर लेता है। यानी पोषण के इससे पहले के तीनों जो स्तर है उन तीनों स्तर का वो सेवन कर लेता है। तो इस प्रकार से उसके अंदर पहुंच जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो इस प्रकार से जो ऊर्जा पहुंची है वह ऊर्जा स्तर 4 के जो पशु है यानी मनुष्य है उसमें पोषण स्तर 2 से भी और 3 से भी ऊर्जा प्राप्त। तो इस प्रकार से जितने भी जो सर्वाहारी है मनुष्य के अलावा बिल्लियों को भी इसके संदर्भ में रखा जा सकता है, रोटी भी खाती है, मांस भी खाती है। तो जो सर्वाहारी है
वह इस ऊर्जा की कुछ मात्रा को श्वसन के माध्यम से छोड़ देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से निर्मुक्ति होने के बाद जो ऊर्जा बचती है वह पुनः मलमूत्र के रूप में पौधों और जंतुओं में वापस पहुंच जाती है, या उस जीव के मरने पर, या उसके द्वारा जब मरने के बाद जो वियोजक होते हैं, जो अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो उसके अंदर पहुंच जाती है। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो भी क्या करते हैं कि कुछ ऊर्जा का उपभोग करते हैं और बाकी के अधिकांश भाग को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऊर्जा जो है वो पोषण स्तर के अलग अलग भागों से गुजरते हुए अलग माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंचती जाती है, और प्रत्येक जो स्तर होता है वहां पर पहुंचते पहुंचते ऊर्जा की मात्रा में कमी होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि हरे पौधे होते हैं या हरी सब्जियां होती हैं वो काफी उपयोगी होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? हरे पौधों में होती है, फिर दूसरे शाकाहारियों में, उसके बाद मांसाहारियों में, और सर्वाहारियों में जिसमें हम और आप आते हैं, उनसे ऊर्जा की मात्रा काफी कम होती है। तो पोषण के प्रत्येक स्तर पर जैसे जैसे हम ऊंचे और या बढ़ते स्तर पर पहुंचेंगे, तो श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा की निर्मुक्ति होती है, उपभोग कम हो पाता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक तंत्र से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर इसी प्रकार से पहुंचती